गाइज आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एक ऐसा ट्रिक जिसकी हेल्प से आप हिंदी का कोई भी वाक्य आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। बस शर्त इतनी है कि आपको हिंदी आनी चाहिए। तो क्लास में एंड तक बने रहना। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या है वो ट्रिक। तो देखिए, ट्रिक ये है कि हिंदी में जो पहला होता है इंग्लिश में वो पहला होता है। हिंदी में जो आखिरी होता है इंग्लिश में वो दूसरा होता है। हिंदी में जो बचा हुआ पार्ट होता है इंग्लिश में वो तीसरे नंबर पर आता है। और हिंदी में अगर किसी समय टाइम का जिक्र आ रहा है तो वो इंग्लिश में पिछड़ा होता है, यानी कि सबसे लास्ट में आता है। अब ये पहला, दूसरा, तीसरा क्या है, तो चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, जब मैंने कहा कि हिंदी में पहला, तो इससे मेरा मतलब था कि हिंदी के वाक्य में जो पहला होगा वो इंग्लिश के सेंटेंस में पहले नंबर पर आता है। हिंदी के वाक्य में जो आखिरी होता है वो इंग्लिश के सेंटेंस में दूसरे नंबर पर आता है। और हिंदी के वाक्य में जो बचा हुआ पार्ट होता है ना, वो इंग्लिश में तीसरे नंबर पर आता है। और हिंदी के वाक्य में अगर किसी टाइम, समय का जिक्र है तो वो इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे लास्ट में आता है। चलिए अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं खुश हूँ, ये हिंदी का एक वाक्य है। तो देखिए हम इसको इस ट्रिक के थ्रू कैसे बनाएंगे। देखिए, मैंने कहा कि हिंदी का पहला इंग्लिश का भी पहला होता है। तो हिंदी में पहले नंबर पर क्या आ रहा है, मैं। तो इंग्लिश में हम इसको पहले नंबर पे लिखेंगे आई। अब हम चले जाएंगे हिंदी के सेंटेंस के सबसे लास्ट में, क्योंकि ट्रिक क्या कहती है, हिंदी का आखिरी होता है वो इंग्लिश का दूसरा होता है। तो सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, हूँ। और हूँ की इंग्लिश होती है एम। तो दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे इंग्लिश में एम। अब हिंदी में क्या बच गया, खुश। और हमारी ट्रिक में था कि हिंदी में जो बचा हुआ पार्ट होता है वो इंग्लिश में तीसरे नंबर पर आता है। तो खुश की इंग्लिश होती है हैप्पी, तो हम यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिख देंगे हैप्पी। तो मैं खुश हूँ, तो सेंटेंस बन गया आई एम हैप्पी। देखिए, इस क्लास में मैं पहले बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स बताऊंगी और उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड हाई लेवल एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इस सेंटेंस में किसी टाइम का जिक्र नहीं है, तो सेंटेंस हमारा सिंपल तरीके से बन गया। लेकिन इसी सेंटेंस में अगर टाइम का जिक्र होता तो तब हम इसको कैसे बनाते। तो देखिए, ये सेंटेंस ना बिल्कुल पिछले सेंटेंस के जैसा है, बस इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, टाइम, आज ऐड कर दिया ना। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जब टाइम का जिक्र होगा हिंदी के वाक्य में तो वो इंग्लिश के सेंटेंस में लास्ट में आएगा, राइट। तो यहाँ पे आज की इंग्लिश हम लिखेंगे सबसे लास्ट में टुडे। गाइज, मैं आपको कुछ टाइम के एक्सप्रेशंस बता देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदी में अगर ये शब्द आते हैं तो आप इन्हें इंग्लिश में सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो सबसे पहला टाइम एक्सप्रेशन है टुडे। टुडे का मतलब होता है आज। टुमारो, टुमारो का मतलब होता है कल। यस्टरडे मतलब कल। अब यस्टरडे और टुमारो में क्या डिफरेंस है, तो देखिए, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, ठीक है, और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। नाउ मतलब अभी। राइट नाउ मतलब इसी वक्त। दीज डेज मतलब इन दिनों। दिस टाइम मतलब इस समय। नाउ और डेज मतलब आजकल। द डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों। द डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इनकी हिंदी मीनिंग तो सेम है। सो देखिए, द डे बिफोर यस्टरडे से हमारा मतलब होता है बीता हुआ परसों, यानी कि आज से 2 दिन पहले। द डे आफ्टर टुमारो, इससे हमारा मतलब होता है कि आने वाला परसों, यानी कि आज से 2 दिन बाद, ठीक है। अब देखिए, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात। लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते। लास्ट मंथ पिछले महीने। नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते। नेक्स्ट मंथ अगले महीने। अ वाइल अगो मतलब थोड़ी देर पहले। आफ्टर सम टाइम मतलब थोड़ी देर बाद। सून मतलब जल्दी। लेटर मतलब बाद में। अर्लियर मतलब पहले। तो ये थे कुछ टाइम के एक्सप्रेशंस। इनके अलावा और भी टाइम के एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको बस इतना ही बता रही हूँ। तो आपको इनमें से कोई भी वर्ड दिख जाए जिसमें टाइम का जिक्र आ रहा है तो उन्हें आप इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट के एग्जाम्पल्स, उसके बाद पास्ट के एग्जाम्पल्स एंड देन फ्यूचर के एग्जाम्पल्स, और लास्ट में देखेंगे मॉडल्स
और टेंसेस के एग्जाम्पल्स। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट के एग्जाम्पल्स। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस है मैं इन दिनों उदास हूँ। तो हिंदी में पहला इंग्लिश का पहला होता है, तो मैं की इंग्लिश हम लिखेंगे सबसे पहले आई। अब हिंदी का आखिरी इंग्लिश का दूसरा होता है, तो हिंदी में आखिरी में क्या आया है, हूँ, मतलब इसकी इंग्लिश हम सेकेंड नंबर पर लिखेंगे एम। अब हिंदी में क्या बच गया, इन दिनों उदास। अब इसमें क्या कहीं पे टाइम का जिक्र आ रहा है, जी बिल्कुल, इन दिनों, ये एक टाइम एक्सप्रेशन है ना। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब भी टाइम आएगा हिंदी में तो वो इंग्लिश में सबसे लास्ट में आता है, तो इन दिनों की इंग्लिश हम सबसे लास्ट में लिखेंगे दीज डेज। अब क्या बच गया हिंदी में, उदास। और मैंने आपको ट्रिक बताया था ना कि हिंदी में जो बचा हुआ पार्ट होता है टाइम के अलावा, तो वो इंग्लिश में तीसरे नंबर पर आता है। तो उदास की इंग्लिश हम थर्ड नंबर पर लिखेंगे सैड। तो मैं इन दिनों उदास हूँ, आई एम सैड दीज डेज। मैं इन दिनों उदास हूँ, आई एम सैड दीज डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं घर पर मौजूद हूँ। तो हिंदी का पहला इंग्लिश का पहला होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई। हिंदी का आखिरी इंग्लिश का दूसरा होता है, तो सेकेंड नंबर पर हम लिखेंगे एम। अब बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो इंग्लिश का तीसरा होता है, तो बचा हुआ पार्ट क्या है, घर पर मौजूद। अब यहाँ पे आके आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो बताया था कि हिंदी का बचा हुआ पार्ट इंग्लिश का तीसरा होता है। बिल्कुल सही। तो देखिए इसकी ट्रिक अलग होती है। हिंदी में क्या होता है ना कि जो बचा हुआ पार्ट होता है उसमें हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब सबसे पहले हम घर लिखेंगे, फिर हम पर लिखेंगे, फिर मौजूद। तो आपका सेंटेंस बनता है मैं घर पर मौजूद हूँ। लेकिन जब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं हमें ठीक इसका उल्टा करना पड़ता है, क्योंकि हमें राइट टू लेफ्ट जाना पड़ता है। तो पहले हम लिखेंगे मौजूद, दूसरे नंबर पे लिखेंगे पर, और तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे घर। इसका मतलब अगर सेंटेंस में जो बचा हुआ पार्ट है वो लेंदी है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हमें बैकवर्ड चलना है, मतलब पीछे से चलते हुए आना है। तो मौजूद के लिए हम लिखेंगे प्रेजेंट, पर के लिए हम लिखेंगे एट, और घर की इंग्लिश होती है होम। तो मैं घर पर मौजूद हूँ, I am present at home। अब देखिए इस सेंटेंस में अगर हम टाइम एक्सप्रेशन को ऐड कर दें, जैसे कि अगर सेंटेंस ऐसा होता कि मैं इस समय घर पर मौजूद हूँ। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, टाइम, इस समय। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, इस टाइम को सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो इस समय की इंग्लिश हम सबसे लास्ट में लिखेंगे दिस टाइम। अब जैसे ही हमने दिस टाइम लिखा लास्ट में, तो आप देख पा रहे होंगे कि अब जो बचा हुआ सेंटेंस है मैं घर पर मौजूद हूँ, ये हमारा बिल्कुल पिछले सेंटेंस के जैसा ही है। तो इसके लिए हम लिखेंगे आई एम प्रेजेंट एट होम। तो मैं इस समय घर पर मौजूद हूँ, आई एम प्रेजेंट एट होम दिस टाइम। तो जो कंप्लीट ट्रिक है वो ये है कि हिंदी का पहला इंग्लिश का पहला होता है, हिंदी का आखिरी इंग्लिश का दूसरा होता है, हिंदी का बाकी बचा हुआ पार्ट इंग्लिश का तीसरा होता है। लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है, हिंदी में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं लेकिन इंग्लिश में हमें राइट टू लेफ्ट आना पड़ता है बाकी बचे हुए पार्ट के लिए, मतलब पीछे से चलते हुए आना है। और अगर हिंदी के वाक्य में कोई टाइम है तो वो इंग्लिश में सबसे लास्ट में आएगा। अब चलिए देख लेते हैं प्रेजेंट का एक और एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, पटना बिहार की राजधानी है। तो ट्रिक क्या थी कि हिंदी का पहला इंग्लिश का भी पहला होता है। तो इंग्लिश में हम सबसे पहले लिखेंगे पटना, हिंदी का आखिरी इंग्लिश का दूसरा होता है। तो हिंदी के वाक्य में आखिर में क्या आया है, तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे इज। गाइज आज की क्लास में मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको पता है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, इनका यूज कहाँ पे करना है, क्योंकि आज की क्लास में मैं प्योरली आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रही हूँ कि इंग्लिश के सेंटेंसेस कोड कैसे बनते हैं, कहाँ पे किसका यूज करना है। इज, एम, आर, वॉज, वर ये कहाँ पे आएगा ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो अब वापस आते हैं ट्रिक पे। तो हिंदी में अब क्या बच गया, बिहार की राजधानी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी में जो बचा हुआ पार्ट होता है वो इंग्लिश में तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन बचा हुआ पार्ट अगर एक से ज्यादा है तो उसे भी लिखने का ट्रिक मैंने आपको बताया था कि हिंदी में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे कि बिहार की राजधानी। लेकिन अगर इंग्लिश में लिखना है
तो हमें राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा, मतलब बैकवर्ड से चलते हुए आना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे राजधानी, तो इसकी इंग्लिश होती है कैपिटल। की के लिए हम लिखेंगे ऑफ, क्योंकि का के की, इसके लिए इंग्लिश में हम ऑफ का यूज करते हैं। और लास्ट में हम लिखेंगे बिहार, तो पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार। पटना बिहार की राजधानी है। पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार। अभी भी ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। इसे कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर आर्टिकल द लगाना पड़ेगा कैपिटल से पहले। अब यहाँ पे हमने द आर्टिकल का यूज क्यों किया? क्योंकि देखिए द का यूज वहां पर होता है जहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक यानी किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं। तो कैपिटल यहाँ पे एक स्पेसिफिक, एक यूनिक चीज है। क्यों? क्योंकि बिहार का सिर्फ एक ही कैपिटल है ना, पटना, तो इसलिए कैपिटल से पहले हम द लगाएंगे। तो ये सब तो हो गई बाद की बातें जो आप बाद में सीख लेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना समझना इम्पोर्टेंट है कि इस ट्रिक से आप कैसे हिंदी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं पास्ट के कुछ एग्जांपल्स। तो देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, हम पिछले हफ्ते मुंबई में थे। तो जैसे कि हमने रूल सीखा कि हिंदी का पहला इंग्लिश का पहला होता है, तो हिंदी के वाक्य में पहले नंबर पर क्या आया है? हम, तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे वी। हिंदी का आखिरी इंग्लिश का दूसरा होता है, तो आखिर में क्या आया है हिंदी के वाक्य में? थे, तो इसके लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे वर। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने वी के बाद वर क्यों लिखा? पास्ट में तो हम वॉज का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने वर का यूज इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो वी है, एक से ज्यादा है, यानी कि प्लूरल है। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, एक से ज्यादा होता है, तो हम पास्ट में वर का यूज करते हैं। और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति वस्तु की बात होती है, तो पास्ट में हम वॉज का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हिंदी के सेंटेंस में क्या बच गया? पिछले हफ्ते मुंबई में। अब यहाँ पे जो पिछले हफ्ते है ये तो एक टाइम एक्सप्रेशन है, यानी कि यहाँ पे हम टाइम का जिक्र कर रहे हैं। और हमने ट्रिक में क्या सीखा था? हिंदी के वाक्य में अगर टाइम आता है तो वो इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे लास्ट में आता है। तो पिछले हफ्ते की इंग्लिश हम सबसे लास्ट में लिख देंगे, लास्ट वीक। अब हिंदी के सेंटेंस में बचा हुआ पार्ट क्या है? मुंबई में। और जैसा कि हमने सीखा था ट्रिक में कि जो बचा हुआ पार्ट होता है वो इंग्लिश में तीसरे नंबर पर आता है। तो देखिए यहाँ पर दो वर्ड्स है ना, मुंबई है और में है। तो बचे हुए पार्ट के लिए भी हमने ट्रिक सीखा था कि अगर एक से ज्यादा वर्ड्स बच जाते हैं हिंदी के वाक्य में, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हम हमेशा पीछे से चलते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे मे को, और मे के लिए हम लिखेंगे इन, और उसके बाद हम लिखेंगे मुंबई। तो पिछले हफ्ते हम मुंबई में थे, वी वर इन मुंबई लास्ट वीक। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो कल खुश नहीं था। अब देखिए इस हिंदी के वाक्य से आपको इतना समझ आ रहा है ना कि यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है। तो जब एक लड़के की बात होती है तो हम इंग्लिश में लिखते हैं ही। ऐसे ही अगर यहाँ पे किसी लड़की की बात हो रही होती, उसके लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं शी। ठीक है, अब देखिए हिंदी का आखिर इंग्लिश का दूसरा होता है, तो आखिर में क्या लिखा हुआ है? था, तो इसकी इंग्लिश हम सेकेंड नंबर पर लिखेंगे वॉज। अब देखिए इस हिंदी के वाक्य में एक टाइम का जिक्र है, कल। अब आपको पता है कि हिंदी में टाइम आता है तो इंग्लिश में वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो इस कल की इंग्लिश हम सबसे लास्ट में लिखेंगे यस्टरडे। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि जो कल यहाँ पे आया है ना, उसके लिए हमने इंग्लिश में यस्टरडे लिखा है, ना कि टुमारो। क्योंकि देखिए जब आप पास्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, है ना। और बीते हुए कल के लिए हम यस्टरडे यूज करते हैं। अगर यहीं पर सेंटेंस फ्यूचर का होता और हमारे सेंटेंस में कल आता, तो उस कल के लिए हम टुमारो यूज करते, क्योंकि टुमारो का यूज हम तब करते हैं जब हम आने वाले कल की बात करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश का पहला, दूसरा और आखिरी नंबर तो हमने लिख दिया। अब क्या बच गया? तीसरा नंबर। और आपको पता है कि हिंदी में जो बचा हुआ पार्ट होता है वो इंग्लिश में तीसरे नंबर पर आता है। तो अब हमारे सेंटेंस में बचा हुआ पार्ट है बहुत खुश नहीं। और बचे हुए पार्ट को हमें कैसे लिखना है? बैकवर्ड से लिखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नहीं के लिए नॉट, और बहुत खुश के लिए हम लिखेंगे वेरी हैप्पी। अब देखिए यहाँ पे मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे लिखा होगा कि खुश को अलग लिखेंगे, हैप्पी लिखेंगे और बहुत के लिए लिखेंगे वेरी। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपने इस तरीके के वर्ड सुने हैं? हैप्पी, वेरी? नहीं ना, आपने ऐसा सुना होगा वेरी हैप्पी, वेरी सैड, वेरी बिजी। तो जब भी हम बैकवर्ड से ट्रांसलेट करेंगे ना, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन से वर्ड के साथ में क्या लिखना है। जैसे कि खुश
बहुत, इसे हम अलग नहीं लिख सकते, बहुत खुश, इसे हमें साथ में लिखना होगा, वेरी हैप्पी। चलिए अब थोड़े से लॉन्ग सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैं कल उदास था क्योंकि मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं था। तो देखिए यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है मैं कल उदास था और दूसरा सेंटेंस है मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं था। तो बीच में क्योंकि आया है, ये एक कनेक्टर का काम कर रहा है जो कि दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है। तो अब जो हमने ट्रिक सीखा है वो हम वन बाय वन दोनों सेंटेंसेस पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम मैं कल उदास था इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो हिंदी का पहला इंग्लिश का पहला होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई। हिंदी का आखिरी इंग्लिश का दूसरा होता है, तो हिंदी के आखिर में क्या आया है, था। तो इसकी इंग्लिश हम सेकेंड नंबर पे लिखेंगे वॉज। अब इस हिंदी के सेंटेंस में एक टाइम मेंशन किया गया है, कल। तो कल की इंग्लिश हम सबसे लास्ट में लिखेंगे यस्टरडे। अब हिंदी में जो बचा हुआ पार्ट है उदास, तो एक ही बचा हुआ पार्ट है ना, तो इसे हम तीसरे नंबर पर लिख देंगे। तो इसकी इंग्लिश होगी सैड। अब देखिए इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए एक कनेक्टर का यूज किया गया है, क्योंकि। तो क्योंकि की इंग्लिश हम लिखेंगे बिकॉज। अब चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। तो दूसरा सेंटेंस है मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं था। तो हिंदी में सबसे पहले क्या आया है, मेरा दोस्त। तो इंग्लिश में भी हम इसको सबसे पहले लिखेंगे माय फ्रेंड। अब हिंदी में सबसे लास्ट में क्या आया है, था। तो इसे इंग्लिश में सेकेंड नंबर पर लिखेंगे वॉज। अब हिंदी में बचा हुआ पार्ट है मेरे साथ नहीं, और बचा हुआ पार्ट हिंदी का इंग्लिश में तीसरे नंबर पे आता है। तो यहाँ पे कैसे लिखना है, तो आपको पता है हम बैकवर्ड से चलेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नहीं के लिए नॉट, फिर उसके बाद हम लिखेंगे विद, और मेरे के लिए हम लिखेंगे मी। तो कल मैं उदास था क्योंकि मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं था। आई वॉज सैड yesterday because my friend was not with me. I was sad yesterday because my friend was not with me. So guys, आपने देखा कि किस तरह से हम हिंदी के बड़े से बड़े सेंटेंसेस को इंग्लिश में आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिक की हेल्प से। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी समझ में आए और वो इंग्लिश को इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए। तो चलिए अब देख लेते हैं फ्यूचर के कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि देखिए, वो अगले हफ्ते दिल्ली से वापस नहीं आएगा। तो हिंदी का पहला इंग्लिश का पहला होता है, तो वो की इंग्लिश हम यहाँ पर लिखेंगे ही। अब देखिए हिंदी का आखिरी इंग्लिश का दूसरा होता है, तो इस वाक्य में आखिर में क्या आया है, गा। तो इसके लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे विल। तो अब हमारे सेंटेंस में जो बचा हुआ पार्ट है, अगले हफ्ते दिल्ली से वापस नहीं। अब देखिए बचे हुए पार्ट को लिखने से पहले आप एक बार ये चेक कर लीजिए कि क्या हिंदी के वाक्य में कहीं पर टाइम मेंशन है, क्योंकि अगर हिंदी के वाक्य में कहीं पर टाइम आया है तो वो इंग्लिश में सबसे लास्ट में आता है। तो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है अगले हफ्ते, तो इसे हम लिख लेंगे सबसे लास्ट में, नेक्स्ट वीक। अब हिंदी में जो बचा हुआ पार्ट रह गया है ना, दिल्ली से वापस नहीं। अब इस बचे हुए पार्ट को आपको लिखना है बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि पीछे से लिखते हुए आना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नॉट। अब वापस आना, तो देखिए आने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं कम, और वापस आने के लिए हम बोलते हैं कम बैक, और से की इंग्लिश होती है फ्रॉम, और इसके बाद आ जाएगा दिल्ली, दिल्ली। सो वो अगले हफ्ते दिल्ली से वापस नहीं आएगा। He will not come back from Delhi next week. चलिए अब देख लेते हैं मॉडल्स के कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि देखिए, अब मैं तुम्हारी तरह अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो जिनको भी मॉडल्स के बारे में पता है, आई होप आपने बहुत आसानी से इस सेंटेंस को बना लिया होगा। देखिए अब के लिए सबसे पहले लिखेंगे नाउ, कॉमा लगा देंगे। अब आ जाएंगे मेन सेंटेंस पे। तो मैं तुम्हारी तरह अंग्रेजी बोल सकता हूँ, सबसे पहले क्या आया है, मैं। तो हिंदी का पहला इंग्लिश का पहला होता है, तो मैं के लिए हम लिखेंगे आई। हिंदी के आखिर में क्या लिखा हुआ है, सकता हूँ। और जब भी हिंदी के लास्ट में सकता हूँ, सकते हैं आता है, तो हम इंग्लिश में कैन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे कैन। अब जो बचा हुआ पार्ट है तुम्हारी तरह अंग्रेजी बोल, ये आ जाएगा तीसरे नंबर पर। तो आपको पता है बैकवर्ड चलना है, और जब आप पीछे से चलेंगे तो हमारा सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे बोल। बोल यानी कि बोलना, इसकी इंग्लिश होती है स्पीक। उसके बाद है अंग्रेजी, तो इसके लिए हम लिखेंगे इंग्लिश। उसके बाद तुम्हारी तरह, इसके लिए हम लिखेंगे लाइक यू। तो अब मैं तुम्हारी तरह अंग्रेजी बोल सकता हूँ, नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश लाइक यू।
इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो हिंदी का पहला इंग्लिश का पहला होता है, तो हमें की इंग्लिश हम लिखेंगे वी। अब देखिए लास्ट में आया है चाहिए। जब भी लास्ट में चाहिए शब्द आता है हिंदी में तो उसके लिए हम शुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे शुड। अब जो बचा हुआ पार्ट है अपने बड़ों का सम्मान, ये आ गया हम इंग्लिश में तीसरे नंबर पर। अब बैकवर्ड ट्रांसलेट करते हुए चलेंगे। तो जब हम बैकवर्ड से चलते हैं तो सबसे पहला वर्ड आता है हमारे सामने करना। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि करना के लिए हम इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज करें, है ना। तो जब आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाएं बैकवर्ड से ट्रांसलेट करते टाइम, जब आपको समझ नहीं आए, ऐसा कोई वर्ड मिल जाए आपको जिसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे, तो आपको उस वर्ड के पहले वाले वर्ड पे चले जाना है। जैसे कि यहाँ पे करना को छोड़ दीजिए, इसके पहले क्या लिखा हुआ है सम्मान। तो यहाँ पे दोनों वर्ड को साथ में पढ़िए, सम्मान करना। इसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिस्पेक्ट। फिर देखिए जब हम बैकवर्ड से चलेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने वर्ड आएगा का, फिर बड़ों, फिर अपने। लेकिन यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है ना कि हम कैसे लिखें, तो हम नॉर्मली लिख सकते हैं अपने बड़ों का। इसके लिए हमें लिखना होगा आर एल्डर्स। तो हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आर एल्डर्स। अब चलिए देख लेते हैं टेंसेस के कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि देखिए हम इन दिनों अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो ये एक टेंस का सेंटेंस है, लेकिन इसको भी हम इसी ट्रिक की हेल्प से बनाएंगे। तो ट्रिक क्या थी कि हिंदी का पहला इंग्लिश का पहला होता है, तो हम की इंग्लिश हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले वी। अब देखिए हिंदी में सबसे लास्ट में क्या आया है, तो इसकी इंग्लिश हम सेकेंड नंबर पर लिखेंगे आर। यहाँ पे हम आर लिख रहे हैं, इज नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यानी कि वी वो प्लूरल है। तो देखिए इस सेंटेंस में टाइम का जिक्र हुआ है इन दिनों, तो इन दिनों की इंग्लिश सबसे लास्ट में लिखेंगे दीज डेज। अब बचा हुआ पार्ट है यहाँ पे सेंटेंस में अंग्रेजी सीख रहे, तो इसे हम उल्टा ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है रहे, तो रहे के लिए हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसके पहले वाले वर्ड पे जाएंगे। तो सीख रहे यहाँ पे हम लिखेंगे। तो देखिए सीख का मतलब होता है सीखना, और सीखना क्या होता है, सीखना एक वर्ब है यानी कि क्रिया। तो जब भी हमारे सामने कोई वर्ब लिखी गई है उसके साथ में रहा रहे आता है, तो इसका मतलब होता है कि हमें उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। तो सीखने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं लर्न, लेकिन यहाँ पे सीख के साथ रहे भी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लर्न में आईएनजी लगाकर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लर्निंग, और अंग्रेजी के लिए लिखेंगे इंग्लिश। तो हम इन दिनों अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखिए, वह इस समय अपने दोस्त के साथ मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। तो देखिए हिंदी का पहला इंग्लिश का पहला होता है, तो वह, इसके लिए हम लिखेंगे ही। अब हिंदी में सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इसके लिए हम इंग्लिश में सेकेंड नंबर पे लिखेंगे इज। यहाँ पे हमने इस है के लिए इज लिखा है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम। इसके पहले हमने देखा कि हमने आर का यूज किया क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था, यानी कि हम एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे थे। अब देखिए इस सेंटेंस में टाइम का जिक्र है इस समय, तो इस समय को सेंटेंस में सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस टाइम। अब हमारे सेंटेंस में बचा हुआ पार्ट है अपने दोस्त के साथ मैदान में फुटबॉल खेल रहा। तो अब इस सेंटेंस को हम उल्टा ट्रांसलेट करेंगे। तो रहा की इंग्लिश आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो इसके पहले वाले वर्ड पे आ जाएंगे खेल। अब देखिए खेल रहा, खेलने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्ले। अब क्योंकि खेल के साथ में रहा भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम प्ले में आईएनजी ऐड करके लिखेंगे प्लेइंग। तो अब जब हम उल्टा चल रहे हैं तो हमारे सामने इसके बाद वर्ड आएगा फुटबॉल, तो हम लिखेंगे फुटबॉल, फिर मे। अब इस मे को हम इंग्लिश में लिखेंगे इन, मैदान, इसके लिए हम लिखेंगे द फील्ड। फिर इसके बाद साथ के लिए हम लिखेंगे विद, और अपने दोस्त के लिए हम लिखेंगे हिज फ्रेंड। तो वह इस समय अपने दोस्त के साथ मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। He is playing football in the field with his friend this time. So guys, ये थी वो ट्रिक जिसकी हेल्प से आप हिंदी का कोई भी सेंटेंस बहुत आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस आपको ट्रिक याद रखनी है, ठीक है गाइज। आज की क्लास में मैंने बहुत बेसिक तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर एंड बाय बाय।